Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल के बारे में। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज के बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डेटा मॉडल्स है किस प्रकार से मेनली डिजाइनिंग होती है, क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, डेटा किस प्रकार से मेनली इंटरफेस करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। तो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, उसके ऊपर एक बार चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन टर्म्स पे बात करेंगे, देन डिस्क्राइब फेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में क्या क्या फेजेस हम यूज करेंगे। उसके बाद स्टेट एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग, किस प्रकार से ये बेनिफिशियल है। Then compare object oriented model with ER and EER model. ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप और एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इनके साथ कंपेयर करेंगे किस प्रकार से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो है वो इनसे बेस्ट है या क्या डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, है ना। कौन से फैक्टर्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेटर है, कौन से फैक्टर्स में ER मॉडल बेटर है, कौन से में EER मॉडल बेटर है ना। तो इनकी कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे। देन मॉडल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यूजिंग UML क्लास डायग्राम्स। तो यहाँ पे UML की कुछ डायग्राम्स भी हम स्टडी करेंगे। UML आपकी मेनली डिजाइनिंग लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम डिजाइनिंग के से रिलेटेड फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं। टुवर्ड UML स्नैपशॉट ऑफ ए सिस्टम स्टेट, recognize when to use generalization, aggregation and composition। ठीक है, हम जनरलाइजेशन एग्रीगेशन इन सबको पहले से पढ़ चुके हैं, बट वो हमने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रेफरेंस में पढ़ा था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रेफरेंस में हम फिर से इनको डिस्कस करने वाले हैं। द नेक्स्ट स्पेसिफाई टाइप्स ऑफ बिजनेस रूल्स इन ए क्लास डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडलिंग। एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडलिंग होती क्या है। सेंटर्स अराउंड ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। तो मेनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जब हम बात करते हैं तो मेन दो ही चीजें हमारे सामने आती है। फर्स्ट थिंग इज द क्लास एंड सेकंड इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट और क्लास के चारों तरफ ही हम घूमते रहते हैं जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम की बात करते हैं, है ना। तो यही मेन एंटिटीज है। क्लास का मतलब ये कह सकते हैं सिमिलर टाइप्स की जो थिंग्स हैं उनको हम एक क्लास के अंदर रखते हैं। जैसे आप लोगों की एक क्लास है BC फॉर सेकेंड ईयर इज एक क्लास, क्योंकि आप सब एक सेम सिलेबस को स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स, तो इसलिए आपको एक क्लास के अंदर रखा गया है ना। तो इसी प्रकार क्लास जब सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है, जितने भी क्लास के मेंबर्स होते हैं और उनके हम एक क्लास बनाते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं। इन्वॉल्व इनहेरिटेंस, इसके अंदर हम इनहेरिटेंस को भी इन्वॉल्व करते हैं बिकॉज ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम कोई भी हो उसके अंदर मेनली पहले से डेवलप किए फंक्शंस को दोबारा यूज करने की फैसिलिटी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको देता है। बार बार उनको डेवलप करने की रिक्वायरमेंट नहीं। यू डेवलप वंस देन यू कैन इनहेरिट इन अदर क्लासेस और अदर फंक्शनलिटीज। देन encapsulates both data and behavior। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एनकैप्सुलेशन के बारे में। तो डेटा मॉडलिंग के अंदर क्या किया जाता है, डेटा को
और बिहेवियर का मतलब उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाना है, वो जो उसकी प्रोसेसिंग होने वाली है, उसको हम यहाँ पे एनकैप्सुलेट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट डेटा, ठीक है, डेटा प्लस उसके बिहेवियर को, कौन सा डेटा है और क्या काम करने वाला है। बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, क्या क्या बेनिफिट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स के होंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात आती है तो सबसे पहले तो हम इसको सिक्योर सिस्टम में काउंट करते हैं, बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज मोर सिक्योर देन प्रोसीजर और स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो मेनली सिक्योरिटी पर्पज से ये बेनिफिशियल रहता है। और उसके बाद इसके अंदर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है, मॉड्यूल्स के रूप में हम इनको मेंटेन करते हैं, तो दैट इज आल्सो बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ किसी भी चीज को छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर बांट के अगर उसको कंप्लीट करते हैं तो बहुत बेटर तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो एडवांटेजेस वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। एबिलिटी टू टैकल चैलेंजिंग प्रॉब्लम, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग सिस्टम्स जो होते हैं, इनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो किसी भी प्रॉब्लम्स को चैलेंज कर सके, ठीक है, उसको इजीली टैकल कर सके। देन इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स, एनालिस्ट, डिजाइनर एंड प्रोग्रामर्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने आपको अभी बताया, दैट इज अ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स पे वर्क करते हैं, देन वी असेंबल ऑल मॉड्यूल्स एंड वी फाइंड अ प्रोग्राम, कंप्लीट प्रोग्राम, है ना। कंप्लीट सिस्टम हमारे पास बन जाता है अगर हम सभी मॉड्यूल्स को असेंबल कर देते। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है यूजर्स के बीच में, एनालिस्ट्स के बीच में, डिजाइनर्स के बीच में, प्रोग्रामर्स के बीच में, दैट इज मोर इम्प्रूव्ड, है ना। ये यहाँ पे इम्प्रूव देखने को मिलता है। द नेक्स्ट वन इज इंक्रीज्ड कंसिस्टेंसी इन एनालिसिस एंड डिजाइन, ठीक है। एनालिसिस और डिजाइन जो है उसके अंदर कंसिस्टेंसी भी हमें देखने को मिलती है। देखो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी मीन्स कि कोई भी जो फंक्शनलिटी है या कोई भी जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंटली वर्क करती रहे, यानी कि कंटिन्यूअसली परफॉर्म किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है एनालिसिस और डिजाइन की, वो मेनली इंक्रीज की गई है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी के अंदर आप एक कंटिन्यूटी और एक्यूरेसी दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ डिजाइनिंग और एनालिसिस से रिलेटेड जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी सिस्टम को बनाने में जो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो मेनली एनालिसिस और डिजाइन का ही होता है। कोडिंग इज नॉट ए मच डिफिकल्ट इश्यू, है ना। कोडिंग करना कोई डिफिकल्ट इश्यू नहीं है रियल में। डिफिकल्ट है डिजाइन करना, उसका मॉडल प्रिपेयर करना, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस करना, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, कौन कौन से इंटरफेस में वर्क करना चाहिए, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करना चाहिए, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना। Then next, explicit representation of commonality among system components. देखो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट आप इजीली अंडरस्टैंड करते हो। इम्प्लिसिट मतलब जो इंटरनल फंक्शनलिटी होती है वो आपस में किस प्रकार से रिप्रेजेंट की गई है, किस प्रकार से आपस में इंटरनल जो सिस्टम्स है वो कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो इम्प्लिसिटली जो इंटरनली जो फंक्शनिंग परफॉर्म किया जाता है, एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये कह सकते हैं कि हम जो बाहरी जो फंक्शंस होते हैं, जो रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, एक्चुअली जो डेकोरम होता है वो किस प्रकार का होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को अगर हम देखें तो जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स अगर यूज करते हैं तो एक्चुअली वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट होता है सारा का सारा सिस्टम। कॉम्प्लेक्सिटी कंप्लीटली हाइड कर दी जाती है
है ना। कॉम्प्लेक्सिटी कभी भी यूजर को रिप्रेजेंट या शो नहीं की जाती कि सिस्टम के अंदर क्या किस प्रकार से डिजाइनिंग और क्या इश्यूज इसके अंदर हैं, है ना। ओनली यूजर को सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करवा जाती है कि वो उसको बस ऑपरेट कर सके, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि एक सिंपल इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है यूजर को। सिस्टम रोबस्टनेस, तो मेनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की ये इम्पोर्टेंट फीचर है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है सिस्टम्स वो रोबस्ट होते हैं। जावा इज ए मोस्ट रोबस्ट लैंग्वेज बिकॉज ऑफ जावा इज fully object oriented language. We can't say 100%, but we can say more than 99.99%, है ना। 100% हम नहीं कह सकते क्योंकि देखो 100% प्योरिटी नहीं होती है हर चीज के अंदर, तो जावा भी 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं कहा जा सकता बिकॉज ऑफ इसके अंदर कुछ ऐसी चीज हम यूज करते हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अलावा भी यूज की जाती है बहुत सी जगह पे। तो जावा मोस्ट रोबस्ट लैंग्वेज मानी जाती है बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम जितने भी होते हैं सब के सब रोबस्ट होते हैं। रीयूजेबिलिटी ऑफ एनालिसिस डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग रिजल्ट्स, तो कोड रीयूजेबिलिटी तो हमें इनहेरिटेंस प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा आप एनालिसिस रिक्वायरमेंट्स जो है उनको भी रीयूज कर सकते हो, डिजाइनिंग को रीयूज कर सकते हो, एंड प्रोग्रामिंग रिजल्ट्स जो है दैट इज आल्सो कैन बी रीयूज्ड।